जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि जितने भी हमारे चयनित कैंडिडेट्स हैं उन सभी के संघर्ष जर्नी और उन्होंने कैसे इस मुकाम को प्राप्त किया ये आपको बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग नायब तहसीलदार नरेंद्र पैकरा सर जी से वार्तालाप करने वाले हैं। नरेंद्र पैकरा सर जी जो बलरामपुर जिले से आते हैं, इन्होंने बहुत कड़ी संघर्ष करके यह मुकाम हासिल किया है। पैकरा जी अपने स्कूली दौरान पे बहुत संघर्ष किए हैं। एक बीहड़ क्षेत्र जो कि आपका बलरामपुर जिला, जैसा कि आप जानते हैं, एक सीमावर्ती जिला है। उस जिले के भी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या रहती है, ऐसे क्षेत्र से जहाँ पर एजुकेशन की भी उतनी पहुँच नहीं है, ट्यूशन नहीं मिलते इत्यादि कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती, ऐसे चीज़ों पे वो उठ कर आए हैं। वहाँ से नरेंद्र पैकरा सर जी यहाँ तक पहुँचे, आज नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। तो मैं नरेंद्र पैकरा सर का स्वागत करना चाहता हूँ कि वो आएँ और कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएं। तो स्वागत कीजिएगा नरेंद्र पैकरा सर जी का। वेलकम सर। जय हिंद। थैंक यू सर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो ये है हमारे नरेंद्र पैकरा सर जी। आप सभी तो देखे ही होंगे, फोटो काफ़ी वायरल हुआ है, आपको पता ही होगा। पैकरा सर जी आप इतने फेमस हो गए हैं, आपने इनका यूट्यूब में वीडियोस भी देखे होंगे। काफ़ी हद तक इनका ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ, 3 कार में सर का सेलिब्रेशन हुआ, काफ़ी खुशी की बात थी। सर आपसे पूछना ये चाहता हूँ सर, आपकी जर्नी कैसे रही? आप क्या सोच के इस फील्ड पर आए हैं, ये चीज़ें बताइएगा सर। आपके अपने स्कूलिंग लाइफ से मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आपकी स्कूलिंग कैसी रही सर? सर मैंने 1ली से 8वीं तक मिशन स्कूल में पढ़ाई की, धनवार कला। उसके बाद 9वीं 10वीं मैंने मल्टीपर्पज़ स्कूल से पढ़ाई की और हॉस्टल में बनवासी कल्याण आश्रम अंबिकापुर में रहता था। वहाँ मेरे सफलता में बहुत बड़ा योगदान है उनका। और 11वीं 12वीं मैं प्रयास स्कूल अंबिकापुर से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए NIT जालंधर चला गया। और जी सर, जैसा कि सर ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा सर ने अपने ही ग्रामीण क्षेत्र से प्रारंभ की, फिर मिशन स्कूल में पढ़े और अपनी योग्यता ही थी सर की जो NIT जैसे संस्था पे चयनित हुए और राज्य का नाम गौरवान्वित किया था। सर NIT जालंधर से पढ़े हैं। क्योंकि सर जैसा कि आप बता रहे थे कि लॉकडाउन में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो इस वजह से कहीं आपको पढ़ाई वढ़ाई में दिक्कत तो नहीं हुई सर? सर पढ़ाई में तो दिक्कत हुई, जैसे ऑनलाइन में तो उतना समझ तो आता नहीं है, फिर भी पूरी तरह से कोशिश किए। और इसी कोरोना काल के दौरान ही मेरे पापा डेथ हो गए जब मैं 3rd ईयर में था, लगभग 2021 में। तो उस टाइम मेरे फैमिली में हम लोग 5 लोग हैं, 2 भाई 1 बहन और मम्मी और पापा थे। तो पापा तो गुजर गए। उसके बाद से हमारी मेन संघर्ष यहीं से स्टार्ट होता है। परिवार का सारा दायित्व मेरे ऊपर आ गया, लेकिन मैं आगे पढ़ाई कर सकूं इसलिए मेरे भाई ने अपना सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लिया। आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मेरा भाई का ही सहयोग है। अगर वो मेरा सहयोग नहीं करता तो यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता। वो काम, हम कृषक फैमिली से आते हैं, तो मेरी मम्मी मेरा भाई पूरा उन्हीं लोग करते थे, मैं बस पढ़ाई करता था। और काम को लेके मेरा भाई से कभी मन मुटाव नहीं हुआ, पूरा सहयोग किया मेरे पढ़ाई लिखाई में। सर ने अपनी जर्नी बताई, संघर्ष बताई। जैसा कि आप जानते हैं सर एक कृषक परिवार से आते हैं। कृषक परिवार से आने के कारण सर का कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई है पढ़ाई में, फाइनेंशियली सर को थोड़ा सा तकलीफ हुआ। आप जानते हैं इन परिस्थितियों में भी सर ने संघर्ष नहीं छोड़ा। NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्था से उन्होंने पढ़ाई की। इसके बावजूद भी, बंद कर दीजिए। जैसा कि सर ने बताया कि जब सर 3rd ईयर में थे तब इनके पापा स्वर्गवास हो गया। ऐसी परिस्थिति में भी सर हार नहीं माने और निरंतर अपने पढ़ाई को जारी रखा। सर ने एक बात बोला कि इनके छोटे भाई ने इनको सहयोग किया। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े भाई एक छोटे भाइयों को
मदद करते हैं, उनके पढ़ाई में मदद करते हैं। लेकिन सर ने बताया कि कैसे उनके छोटे भाई ने उनके पिताजी का देहांत होने पर सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और उसके पश्चात अपने बड़े भाई को सपोर्ट किया। इसी का नतीजा है कि आज सर हमारे एनटी बन गए हैं, नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार इनके भाई के लिए भी आप सभी ताली बजाइएगा। धन्य है ऐसा छोटा भाई जिन्होंने एक बड़े भाई का कर्तव्य निभाया, जो कर्तव्य अक्सर पिताजी के गुजर जाने पर बड़े भाई निभाते हैं। लेकिन सर ने बताया कि कैसे उनके छोटे भाई ने एक पिता का कर्तव्य निभाया और सर यहाँ तक पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनके छोटे भाई का भी योगदान रहा है। उनके छोटे भाई को भी मैं सत सत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भाई मदद किया, जो आपके बड़े भैया यहाँ पर पहुंचे हैं। निश्चित ही आप बहुत खुश होंगे और अब निश्चित ही सर आपको भी मदद करेंगे। सर एक बात बताइए, जैसा कि हर किसी का एक कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहता है, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे सर? सर मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरा परिवार ही है सर। जैसे मम्मी को ही देखता था काम करते हुए, सुबह से शाम तक लगे रहती थी और वो काम कर कर परेशान भी हो जाती थी। मेरे को बोलती थी कि जल्दी जॉब कर करके मैं परेशान हो गई हूँ, पैसा देना मेरे को, जॉब जल्दी करेगा तो मैं आराम करूँगी करके। और उनका भी थोड़ा उम्र हो गया है तो काम करते देखते हुए अच्छा नहीं लगता है अब। यहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जोश जुनून जज्बा सब आ जाते हैं परिवार को देखते हुए। और मेरा भाई भी इतना मेहनत करता है, मेरे को तो एक कुछ बोलता भी नहीं है कि काम करो नहीं करो करके, बस बोलता है पढ़ो, बोलता है वो बस पढ़ाई करो। वो मेरे से बस 3 साल छोटा है, अभी वो फर्स्ट ईयर में है, फिर भी पूरा बड़ा भाई का दायित्व निभा रहा है वो छोटे भाई रहते हुए। तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग कई चीजें तकलीफ में आए होंगे, निश्चित ही किसी न किसी, हर कोई जब तैयारी करता है तो उसे कुछ न कुछ तकलीफ होता है। आप सर की तकलीफ देखिए, पिताजी नहीं थे, मम्मी जो इस उम्र में काम कर करके भाई को या बेटे को पढ़ा रही हैं, भाई इनका मदद कर रहा है। तो आप एक छोटे से जो संघर्ष के लिए इतना चिलमिला जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे घर में ये दिक्कत आ रही है। सर की जो दिक्कतें हैं अगर आप उसको सुनेंगे, कैसे वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, कितनी तकलीफों का सामना किया है। मम्मी निरंतर बोलती थी कि बेटा कुछ कमा ले, कुछ कमा ले, लेकिन इनको भरोसा था कि ये कुछ कर लेंगे, मम्मी का मदद करेंगे। और आज निश्चित ही जो मम्मी है इतनी खुशी होंगी, उनकी इतनी खुश होंगी कि उस खुशी में आंसू तक छलक गए होंगे। तो निश्चित ही उनकी मम्मी को भी बहुत बहुत नमन है, जो इतने अच्छे बच्चे को संस्कार दिया, इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाए। तो आपके प्रेरणा का स्रोत, जो आपकी तकलीफ है ना, वही आपके प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। सर ने ये चीज़ बिल्कुल कही है कि माँ के दुख से यहाँ तक पहुँचा हूँ, माँ ने निरंतर दुख सहा है, तकलीफ सहा है, उसी को इन्होंने अपनी प्रेरणा बना ली। तो निश्चित ही अगर आप संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपके प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ये सर की ये वक्तव्य है, बहुत जबरदस्त है, आप निश्चित ही इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। सर एक तो और जानना चाहूँगा कि कुछ न कुछ आपका कठिनाई भी रही होगी, कठिनाइयाँ तो काफ़ी है आपके जीवन में, निश्चित ही पता चल रहा है आपकी बातों से। और जैसा कि आपके साथ हम लोग मिल के पढ़ रहे टेस्ट सीरीज में आपके साथ थे, तो निश्चित ही इन सब चीज़ों से बातें पता चल रही है कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना आपने करना पड़ा है। सर तो क्या क्या कठिनाइयाँ ऐसी रही जो आपको अपनी इस तैयारी के दौरान सहना पड़ा? सर एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी थोड़ी, कृषक फैमिली से हैं तो, और बाकी सर सबका सपोर्ट था, मेरे दोस्तों का, जीजा का और फैमिली गांव वालों का भी सपोर्ट है इसमें। बस एक फैमिली इशू था थोड़ा, जब पापा गुजर गए थे तब। बाकी सब मैनेज हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ा, मैं मेहनत करते रहा। सर पढ़ाई में भी आपको कुछ दिक्कतें तो नहीं आई आपके इस एजुकेशन के दौरान? सर जैसे मैं NIT जालंधर में कॉलेज गया था सर, तो एसटी हूँ तो उनका फीस कम लगता है सर। जैसे अपने को ट्यूशन फीस देना नहीं रहता है, तो हॉस्टल फीस देना रहता है और कुछ पढ़ाई खर्चा देना रहता है। जैसे अदर का फीस ज़्यादा लगता है तो हमको कम देना पड़ता है, और साथ में स्कॉलरशिप भी मिलता है तो उससे मैनेज हो जाता था पैसे का। जी ठीक है। सर ने बताया कि कैसे सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका सर ने लाभ उठाया है। तो आप इस चीज़ों को भी ध्यान में रखिए कि सरकार निरंतर आपके लिए खड़ी रहती है, आपको बस योजनाओं के प्रति सजग रहना चाहिए।
सर ने बताया कि आदिवासी संस्था एक है जहाँ से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, जालंधर से पढ़ाई की है, एनआईटी जालंधर से सर ने पढ़ाई की है। उस दौरान सरकार भी इनको स्कॉलरशिप देती थी, तो इस चीज़ की भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आप गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आपका साथ छोड़ देगी, सरकार आपका साथ देती है। तो इस चीज़ पे भी सर ने उस चीज़ को सही से यूटिलाइज किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। सर कुछ ये जानना चाहता हूँ कि घोटुल कैसे आपके पढ़ाई में योगदान दिया है, सर कुछ बताना चाहेंगे आप? सर मेरी सफलता में घोटुल परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिसे मैं प्री की तैयारी तो अपने घर से ही किया और मेंस की तैयारी के लिए मैं अंबिकापुर आया था और लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। उस दौरान मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सोच रहा था, तो वहाँ कुछ कोचिंग संस्थान से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए उनके फीस बहुत ज़्यादा थे, तो थोड़ा मेरे फाइनेंशियल दिक्कत था, तो मैं वो ऑफलाइन ज्वाइन तो नहीं कर पाया। फिर मैं घोटुल पब्लिकेशन का एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें टेस्ट सीरीज था 500, तो मैंने वही ज्वाइन किया था ऑनलाइन। और सर लोग का भी बहुत योगदान था। मैं ऑनलाइन वो लोग क्वेश्चन भेजते थे, मैं पीडीएफ बना के सर लोग को देता था लिख के, फिर प्रॉपर फीडबैक देते थे, वो बहुत बड़ा योगदान था। मैं भी सोचता था कि उस टाइम पैसे की दिक्कत थी तो मैं ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं सोचा लिखना ही तो है और क्या करना है करके मैं घोटुल ज्वाइन करके लिखता चला गया। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया है कि कुछ जो प्रतिष्ठित संस्थान है निश्चित ही उनका फीस बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमने बस यही प्रयास किया कि कैसे उस फ़ी को कम करें ताकि उस कम फ़ी में वे बच्चे जो 4,000, 5,000, 6,000 अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के सहयोग के लिए ही हम लोगों ने मात्र 500 रुपये में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका सर ने लाभ उठाया। अंबिकापुर से हम बिलासपुर में रह के अंबिकापुर तक बच्चे को सहयोग करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर ने जो बोला कि योगदान मिला है, तो हम भी इससे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सर ने हमारे टेस्ट सीरीज का लाभ उठाया था। सर जिससे मेरा इंटरव्यू कॉलिंग आया तो मैं घोटुल परिवार में ही अपना इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया, अन्य संस्थानों में भी लिया, लेकिन घोटुल में एक परिवार, एक फैमिली जैसा माहौल मिला मुझे। जैसा कि आपको पता है, सर ने अपनी जो तैयारी है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सर ने स्वयं से की है, उसके बाद मेंस प्रिपरेशन भी सर ने स्वयं किया है। लेकिन सर आपने जो अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थी, ये आपने कैसे की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैं अपना मेंस के प्रिपरेशन अंबिकापुर से ही किया, लाइब्रेरी ज्वाइन करके। वहाँ मैंने टेस्ट सीरीज के लिए कई संस्थानों से के पास गया, लेकिन उनका फीस बहुत ज़्यादा था, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर घोटुल का देखा मैं, 500 में टेस्ट सीरीज दे रहे थे ऑनलाइन, तो वही ज्वाइन किया। वहाँ प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन भेजते थे व्हाट्सएप में, मैं भी पीडीएफ बना के आंसर लिख के टाइम टू टाइम भेजता था। सर लोग प्रॉपर कॉपी चेक करके फीडबैक देते थे और साथ में पोल में भी समझाते थे कैसे लिखना है, क्या सुधार कर सकते हो। तो मेरे लिए बहुत वो है, सराहनीय है। और फिर जब इंटरव्यू कॉलिंग आया तो मैं घोटुल परिवार से ही जुड़ा। यहाँ जो ग्रुप डिस्कशन चला लगभग 1 महीने तक, 15-16 लोग आते थे डेली, और करंट मुद्दे हो गया, चाहे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना चाहिए, ये पूरा गाइडेंस दिए, ग्रुप डिस्कशन किए। और साथ में यहाँ मॉक इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हम स्वयं ही इंटरव्यू देते थे और इंटरव्यू लेते भी थे। चार लोग बैठते थे एक साइड में और एक व्यक्ति इंटरव्यू देता था, वो चारों में से एक महिला भी रहती थी, तो एक रियल इंटरव्यू जैसा हमें फील आता था। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने बताया कि जब सर मेंस की तैयारी कर रहे थे तो स्वयं से किया है, लेकिन कई प्रतिष्ठित संस्थानों से इन्होंने प्रयास किया कि वो मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, लेकिन उनकी जो संस्थाओं की फ़ी थी वो काफ़ी महंगी थी। अक्सर क्या देखा जाता है कि दूर दराज के बच्चे हैं, उनको ये जो फ़ी है काफ़ी महंगी पड़ जाती है, 4,000, 5,000। एक तो बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर जैसे जगह में रहना, यही एक बड़ी चुनौती रहती है। उसके बावजूद खाना, टिफ़िन बनाने में इतना समय व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद जो संस्थाएं हैं इतनी महंगी महंगी टेस्ट सीरीज रखती हैं, जो बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। क्वालिटी के नाम पर देखे ही होंगे आप किस तरीके से आंसर चेक होता है, पर सर ने अंबिकापुर
से रहकर बिलासपुर में टेस्ट दिए हैं। मतलब हम लोगों ने जैसा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंटरव्यू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो मात्र 500 रुपये में छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान से बैठकर आप टेस्ट दे सकते थे। और इसी का फ़ायदा सर ने उठाया है और सर को निश्चित ही हम लोगों ने गाइडेंस भी दिया है। जैसे कि हमारे विवेक सर हैं, लगभग 4 बार 5 बार मेंस लिख चुके हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं, पोस्ट भी जनरल की वजह से चुक जा रहा है, बट इतने अच्छे से उन्होंने गाइडेंस दिया है। मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि मैंने खुद अपनी तैयारी जब स्टार्ट की थी तो विवेक सर के सहयोग से ही किया है। उनके द्वारा निरंतर सहयोग मिलता रहा है कि कैसे आंसर लिखना है, और सर के साथ जुड़कर ही मैं भी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, सर भी यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो विवेक सर के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए और उनको थैंक यू भी हम लोग बोलना चाहते हैं। सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर कि आप इस फील्ड पर आए, इस तरफ आपका रुझान हुआ, कैसे आप इस क्षेत्र पे आए, इस क्षेत्र पे आपके आने का कारण क्या था सर? यही सवाल मुझे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि आप इंजीनियरिंग क्यों है 90 से, तो इस फील्ड में आप क्यों आना चाहते हो? तो मैं उनको यही जवाब दिया कि सर जो मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र से कोई भी प्रशासनिक सेवा में नहीं है, तो मैं पहला व्यक्ति बनना चाहता हूँ अपने क्षेत्र से जो प्रशासनिक सेवा में आए, और फिर मतलब अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए एक मोटिवेशन बनना चाहता हूँ कि वो भी प्रशासनिक सेवा में आए और अपना कर्तव्य निभाएं यहाँ के। तो सर ने बताया कि सर बलरामपुर जिले से है, ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं है, या प्रशासनिक अधिकारी बनने के बारे में सोचते भी नहीं है। वहाँ सोचना भी बड़ी बात है। सर ने काफ़ी मेहनत करके एक दृढ़ निश्चय किया कि उनको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, और इस दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि सर यहाँ तक पहुँच पाए हैं और आज नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। सेम आपने यही शब्द मधुसूदन सर से भी सुना होगा कि मधुसूदन सर ने भी यही आपको बताया था कि कैसे वो अपने क्षेत्र से डिसीजन लिए थे कि मेरे को अधिकारी बनना है। सर ने बताया था कि उनके क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार के अधिकारी नहीं थे, तो मधुसूदन सर भी यहाँ पे आपको इस चीज़ को बता के गए हैं। वो भी हमारे सबके प्रेरणा के स्रोत हैं। और पैकरा सर जी से मिलने के बाद तो हम लोग और खुश हुए हैं, क्योंकि ये हमारे पहले स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, दोस्त भी बोल सकते हैं, भाई भी बोल सकते हैं, जो इस मुकाम पर पहुँचे हैं, इसकी हमको बहुत खुशी है। सर हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से भी जुड़े थे। इंटरव्यू प्रोग्राम में हम लोग साथ में 15-20 लोग का एक ग्रुप बनता था, जिसमें हम लोग इंटरव्यू लेते भी थे और देते भी थे। हमको यहाँ पैनल में साथ में बैठकर इंटरव्यू लेने का मौका मिलता था, सामने इंटरव्यू देने का भी मौका मिलता था। इससे हमको एक चीज़ सीखने को मिली है कि कई बड़े संस्थानों में हम गए इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ हम डीमोटिवेट होकर आए हैं। कई जगह तो हमको ये तक बोल दिया गया था कि आप लोग और पढ़िए, कोई बोलता है संविधान पढ़िए, कोई वो पढ़िए। भाई इंटरव्यू की तब हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। इस तरीके से हमको डीमोटिवेट किया गया था। कई जगह कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी हम लोगों ने इंटरव्यू दिया था। और यहाँ पे जैसे हम लोग आए, सर से मिले, सर से मिलने के बाद हम लोगों ने जब तैयारी स्टार्ट की, तो एक तो फायदा हमको ये मिला कि इंटरव्यू दिए वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत पॉजिटिव गया। दूसरा एक फायदा हम लोग को ये मिला कि हम लोग इंटरव्यू लिए भी, तो हम लोग दोनों साइड से समझ गए कि कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे इंटरव्यू लेना है, या कैसे इंटरव्यू लिया जाता है। लेने वाले के दिमाग में क्या चलते रहता है और देने वाले तो आप हम सभी रहते हैं। तो ये हम लोग को फायदा मिला। सर नरेंद्र सर तो एकदम इंटरव्यू में माहिर थे। मतलब किस तरीके से एकदम गजब गजब का क्वेश्चन पूछते थे। कहाँ से ऐसा क्वेश्चन लाते थे सर आप? अरे सर बस मन में आ जाता था तो पूछ लेता था, है कि मुझे भी जिज्ञासा होती थी कि मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वही क्वेश्चन को मैं उनसे पूछ लेता था, तो वो लोग जवाब दे देते थे, तो मुझे भी संतुष्टि मिल जाता था कि चलो मुझे भी ये मतलब ये सवाल का जवाब मिल गया करके। सर ने यहाँ पे एक चीज़, आपको जैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है ना, तो क्या होता है कि आपको कुछ क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी क्वेश्चन को सर ने सामने वाले से पूछा और उससे उनको आंसर मिली। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अब इनके लिए फ़ायदेमंद रहा। आगे मैं संस्था के संस्थापक विवेक सर को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए, और जिस तरीके से उन्होंने हम लोग का सहयोग किया है उसमें उनका योगदान काफ़ी रहा है। जहाँ तक यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं उसमें विवेक सर का तो काफ़ी बड़ा योगदान है। ये तो मैं आपको पहले ही वीडियो में बोल चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। तो सर से मैं चाहता हूँ कि वो आए और 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और मैं आप दोनों को ही बधाई देना चाहता हूँ फिर से। थैंक यू। ठीक है,
हमारे नरेंद्र भाई तो बलरामपुर जिले से हैं और मैं भी बलरामपुर जिले से हूँ, तो हम लोग दोनों ही बोल सकते हो बीहड़ इलाके वाले हैं, है ना, जंगल के शेर बोल सकते हो, है ना नरेंद्र जी। इन नरेंद्र जी का मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब ये इनका क्वेश्चन मेरे को लिख के भेजे थे ना, तो उस समय मेरे से क्या बोलते सर मेरे को मॉडल आंसर दीजिए, बड़े बड़े कोचिंग वाले मॉडल आंसर भेजते हैं ऐसा ना, इनका क्वेश्चन था। तो मैं बोला भाई मॉडल आंसर ना क्या होता है, एक मानक नहीं होता, मैं आपको मॉडल आंसर लिख के दे रहा हूँ, क्या जरूरी है कि वही आंसर मानक हो, ठीक है। मैं इनको कई बार समझाया तो इन्होंने भी उस बात को गौर किया, हाँ यार सर सही बोल रहे हैं। कई बार इन्होंने बोले सर मेरे को 100-150 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन मॉडल आंसर दो। मैं बोला देखो मॉडल आंसर लिख के दे दूंगा मैं आपको, पर वो क्या हुआ कोई मानक नहीं है। एक्चुअली क्या था कि मैं भी मेंस की तैयारी कर रहा था और मेरा भी मेंस था, तो मैं इसलिए भी इनको बोला था, पर वो सही बात है कि मानक कोई मॉडल आंसर होता नहीं है। तो इनको समझाया और इन्होंने भी बातचीत को समझा, और बाद में जितने लोग टेस्ट देते थे लगभग 15 से 20 लोग थे हमारे यहाँ, तो उसमें सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग इन्हीं का होता था, ठीक है। और इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, जैसे ही टेस्ट देता था शाम से पहले इनका पीडीएफ आ जाता था, सबसे पहले इनका राइटिंग वाइटिंग सब भी, और इनको मैं पर्सनली फ़ोन में गाइडेंस भी करता था। जब पहली बार हमें लोग एक बार मिले, इन्होंने नंबर बताया कि हाँ सर मैं भी आना चाहता हूँ, मतलब इन्होंने खुद बोला कि मैं आपके इंटरव्यू गाइडेंस में, मतलब हम लोग चर्चा करने के लिए चाहते हैं। जब इन्होंने बोला कि मैं नंबर डायल किया अपने मोबाइल में, मेरा ऑलरेडी नंबर पहले सेव था, ठीक है, MTS नरेंद्र करके मेंस टेस्ट सीरीज। तो मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि यार अपना टेस्ट सीरीज देने वाला आदमी कोई यहाँ तक पहुँचा है, तो ये सबसे बड़ी खुशी होती है जब आप मेहनत करते हो और आपका ही बंदा कोई आदमी सामने आ जाता है इंटरव्यू में और टॉप टेस्ट रैंक लेकर के, तब सबसे बड़ी बात होती है और पोस्ट लेता है। हालांकि मुझे कोई पोस्ट नहीं मिला है, पर मैं सबसे अच्छी बात खुश ये हूँ कि हमारे बलरामपुर क्षेत्र से, जहाँ से सच बताया इन्होंने कि कोई मतलब तैयारी करने वाला, मतलब बोलो तो सही, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। आज मैं PSC घर वाले मेरे को नहीं जानते, PSC कई बार हम लोग मेंस लिखते 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 इतना बार बता चुका हूँ कि अब जाकर के समझे हैं, जब मैं इंटरव्यू में पहुंचा हूँ तब घर वाले समझे कि PSC नाम का कोई चीज़ होता है जहाँ पे अधिकारी बनते हैं, और इसमें डिप्टी कलेक्टर और DSP OSP लोग बनते हैं। वैसे यही सब जानते हैं तहसीलदार, बाकी पोस्ट को तो जानते ही नहीं हमारे यहाँ। नायब तहसीलदार, RI, पटवारी उनके लिए भगवान है वहाँ का, है ना। तो छोटे गाँव क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या क्या है, क्या लिटरेसी रेट इतना ही कम है कि उनको तो पता ही नहीं है कि आगे बढ़ना क्या है, क्या करना है। हम तो ऐसे क्षेत्र से मतलब सारी प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में ही, सरकारी स्कूल में ही हम लोग पढ़े हैं, तो कोई सुविधा ही नहीं था। और जहाँ तक बात हुआ, मैं लड़ के आगे आया अंबिकापुर मैंने पढ़ाई किया, और भी बिलासपुर आया, क्योंकि मुझे आगे कुछ बनना था। मेरे घर में सारे क्या है बिजनेस वाले हैं और खेती किसानी करते हैं, तो मेरे को करना था, क्योंकि पढ़ाई करना था, इसलिए मैं आगे आया। और अगर यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, अगर मैं उपलब्धि है कि अगर मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ और इस संस्था को मैं ओपन कर रहा हूँ, किया हूँ, और तो ये मेरे सबसे बड़ी उपलब्धि। अगर मेरे पास PSC नहीं होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं होता, आज ये नरेंद्र जी नहीं होते, आज हमारे साथ जो 7 जो चयनित अधिकारी हैं, ठीक है, जिनका फोटो देखोगे आगे आप स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये सब नहीं होते। अगर PSC में नहीं होता तो ये नहीं होता, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, बताया था मैं आपको उस दिन वीडियो में, कि जीत वो नहीं होती है कि सिर्फ पोस्ट लेना, जीत वो होती है जब आपको लोग जानने लगे, ठीक है, जब आपका व्यवहार वैसा हो जाए ना कि जो आपको लोगों को आकर्षित करने लगे, वो जीत है। जीत का मतलब ये नहीं है कि पोस्ट ले लिए आप जीत है। देखिए कई लोग क्या होता है कि बातचीत करना नहीं आता है ना, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है हम लोग को इंटरव्यू में एक दूसरे को चीज़ सीखे। मैं भी सीखता था, मैं भी इंटरव्यू लेते थे, इन लोग खतरनाक इंटरव्यू होता था, लगभग मेरा 45 मिनट 50 मिनट मतलब इतना तक इंटरव्यू होता था, तो मैं खुद उस जगह बैठ के मैं डर जाता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ मुझे भी सीखने का मौका मिला, और इन सब चीज़ों से फ़ायदा ये भी हुआ कि हम भी सीखे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़े और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं क्या बोलना चाहूँ, सब चीज़ तो इन्होंने बता ही दिया है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा होगा रुद्र सर को मैं फिर से माइक दूंगा। एक हमारे बीच में एक मैम आई हैं जिनको आप देख रहे होगे, सुनीता मैम, और इनसे भी आपको इंट्रैक्शन कराएंगे, है ना। तो धन्यवाद सर। नरेंद्र सर, मैं आपसे और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, मतलब पूछना तो नहीं चाहता हूं, बस ये चाहता हूं कि आप कुछ टिप दे बच्चों को, कि आप एक टिप दे बच्चों को कि वो आगे की तैयारी कैसे करें और क्या क्या करना चाहिए, आप ये कुछ बताइए सर। सर सबसे पहले मैं अपना CGPSC का जर्नी बताना चाहूँगा सर। जैसे 2021 मेरे पापा का डेथ हुआ और मैं थर्ड ईयर में था उस टाइम, और 2022 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। तो मैं 2022 फाइनल ईयर के शुरुआत में ही मैंने शुरू कर दिया था पढ़ना। तो शुरुआत में मैंने खान सर के सारे वीडियो ले लिए थे। उनका कोर्सेज बहुत सस्ते होते हैं, जैसे 200 में पॉलिटी, 200 में जियोग्राफी, 200 में हिस्ट्री, 200 में इकोनॉमी। तो मैंने इन सारे परचेस कर लिए और उनका अच्छे से देखा, पूरा बेस क्लियर हो गया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, तो खान सर के सारे कोर्सेज परचेस कर लीजिए और पूरा
अच्छे से देखिएगा, पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप अगर कोचिंग करने का मन करे तब ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपका बेस क्लियर रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और उसके बाद जैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो राजीव युवा उत्थान योजना होता है, उसके थ्रू मैं 10 महीना के लिए दिल्ली गया कोचिंग के लिए यूपीएससी का। वहाँ रहते हुए मैंने इंडियन पार्ट कवर किया था। उसके बाद उसी टाइम मैं अपना सीजीपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद अभी सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा अभी नायब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ है। और सीजीपीएससी का तो मैं प्रॉपर कोचिंग नहीं किया हूँ, प्री के लिए मैं यूट्यूब का सहारा लिया। और मेंस के लिए जैसे पीयूष तिवारी सर ने जो बुक सजेस्ट किए थे अपने टेलीग्राम चैनल में, उन सबको परचेज़ किया और उन्हीं सबको पढ़ा। तो सर ने बताया कि उन्होंने प्रॉपर कोचिंग कहीं से नहीं की है। अगर जैसा बताया सर ने कि खान सर के जो कोर्सेज हैं काफ़ी सस्ते रेट पे आपको उपलब्ध हो जाते हैं, तो निश्चित ही आपको वो भी देखना चाहिए। जैसा खान सर प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर, हम भी विवेक सर के साथ मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको कम से कम रेट पर चीज़ें मिल जाए ताकि आपकी तैयारी में कोई भी तकलीफ ना हो। सर ने बताया कि राजीव उत्थान योजना के तहत सर ने दिल्ली में 10 महीने कोचिंग भी किए हैं, पढ़ाई भी की है। तो सर के लिए ये भी अच्छी बात है कि वो इन सारी चीज़ों से को जानते थे कि राजीव उत्थान योजना क्या होता है, इत्यादि सारी चीज़ों को जानते थे। राजीव उत्थान योजना के बारे में बताना चाहूँगा। सीजी गवर्नमेंट मतलब हम लोग टाइम में तो 50 बच्चों को लेती थी हर साल। इस बार शायद सीट बढ़ा दिया है, 135 किए हैं, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। हर वर्ष इंट्रेंस एग्जाम लेती है यूपीएससी के पैटर्न पे ही। इसके लिए मतलब कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, वो लोग दे सकते हैं एग्ज़ाम। और ये कोर्स 10 महीना, ये मतलब टाइम तो 10 महीना के लिए रहता है। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए वो लोग 1.5 लाख तक फीस देते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 2 लाख तक। और रहने खाने का सुविधा रहता है। इसके लिए सरकार आपको प्रति माह 12,000 पर मंथ देती है। और साथ में हॉस्टल सुविधा भी है दिल्ली में, ट्राइबल यूथ हॉस्टल करके। तो सर ने कैसे गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ उठाया है, ये भी अपने आप में अच्छी बात है। आप भी अगर इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं तो निश्चित ही आप लाभ उठाएं और अपने तैयारी को जारी रखिए। तो इसी के साथ मैं आज इस चीज़ को जो नरेंद्र सर से हम लोग मिले, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी बात बताई। सर ने अपने संघर्ष बताया कि कैसे वो इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। आप निश्चित ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, पढ़ते रहिए। और किसी भी तरीके का दिक्कत आता है, फाइनेंशियली भी दिक्कत आता है कि कुछ भी चीज़ नहीं कर पाते, तो निश्चित हमसे जुड़िएगा। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा साथ हैं। मैंने जैसा कि बताया है कि विवेक सर हमेशा हम लोग के हर तरीके से सहयोग किए हैं, तो आगे भी आप सभी का भी सहयोग हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हम सभी अब तो चयनित भी हैं जी, तो निश्चित ही आप उस चीज़ से टेंशन मत लीजिएगा। हम लोग साथ मिल के आगे बढ़ेंगे और एक दिन चाहेंगे कि आप भी ऑफिसर बनिएगा। धन्यवाद।